हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट। स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अथवा भारत सरकार अधिनियम 1919। स्टूडेंट, आपको लग रहा होगा कि चार्टर एक्ट हमें क्यों समझाए जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो इसलिए समझाए जा रहे हैं कि जब कभी भी आप आगे जा करके डीपली किसी चीज़ को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसमें आप ये नहीं समझ पाते हैं कि किसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। कांग्रेस की शुरुआत भी ऐसे ही नहीं हो गई थी, और जो विद्रोह होने शुरू हुए थे वो भी इतने चरम पर कैसे पहुंचे, उनके लिए क्या क्या कारण बने, उनके लिए हमें एक्टों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की जो दुनिया है, आज का जो टाइम है वो इंस्टेंट है। जैसे कि मैगी 2 मिनट में बन गई और हमें मिल गई, लेकिन मैगी को भी हम रोज रोज नहीं खा सकते क्योंकि उससे हमारे लीवर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो स्टूडेंट, मेरी जो क्लास है वो घर के खाने की तरह है। घर का खाना बोर जरूर करता है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद भी वही होता है। तो अगर आप गहराई से जब इसमें जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो मेरी क्लास आपको घर का खाना लगेगी, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगी। यानी कि आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत जरूरी जो मेन पॉइंट हैं वो आपको अधिनियम के द्वारा या चार्टर एक्ट के द्वारा ही समझ आते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज आपको समझाएंगे चार्टर एक्ट 1919। 1909 की असफलता के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक और अधिनियम भारतीयों पर थोपने का प्रयास किया, जो कि था 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा गया। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये भी एक नए गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया होगा। देखिए, सन 1914 में पहला प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था और भारत ने अंग्रेजों के साथ लड़ने का निर्णय लिया था, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। और जो हमारे कांग्रेस के जो नेता थे उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम अगर अंग्रेजों का इस युद्ध में पूरा योगदान देंगे, अंग्रेजों के साथ उनका सहयोग करेंगे, तो हो सकता है वो हमारे लिए कुछ अलग योजनाएं बनाकर भारत को कुछ हद तक स्वराज्य की स्थापना उसमें कर सकें। यानी कि हम थोड़ा सा कुछ हमको मिल जाएगा। उस समय स्थिति ये थी कि प्रत्येक भारतीय के दिमाग में ये चल रहा था कि ना कुछ से थोड़ा बहुत कुछ। ऐसी स्थिति में भारतीयों की जो पूरी स्थिति थी उसे जो भारत के उस समय मंत्री बने मिस्टर मॉन्टेग्यू, जो प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष बनकर आए थे, उन्होंने उस पूरी स्थिति को भांप लिया था, पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने भारत आते ही वायसराय चेम्सफोर्ड के साथ अनेक स्थानों का भ्रमण किया और यह एक रिपोर्ट तैयार की कि किस प्रकार कैसे सुधार किए जाएं, जिससे कि भारतों को हम यह दिलासा दिला सकें कि अंग्रेज उनके प्रति अभी भी कुछ ना कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके द्वारा कितने परिवर्तन हो सकते हैं जिससे भारतीयों को कुछ दिलासा दिलाया जा सके। तो सबसे पहले जो 1919 अधिनियम को पास करने का जो पहला बिंदु था वो था सांप्रदायिक चुनावों के प्रति असंतोष की भावना। देखिए, जो सांप्रदायिकता की भावना जो बताई थी कि फूट डालो राज करो, वो तो 1906 में ही उसकी नींव डल चुकी थी। उसकी जो बीजारोपण हो चुके थे वो 1906 में हो चुके थे और मुस्लिम लीग का जन्म हो चुका था। अब तक जो भारतीय लड़ रहे थे आपस में, विद्रोह कर आपस में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो लड़ रहे थे भारतीय, अब तक वो एक हिंदुस्तानी के नाते लड़ रहे थे, ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे। लेकिन जब से अंग्रेजों ने एक नई फूट उनके अंदर डाली, उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होकर लड़ने लगे। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पृथक पृथक होकर अपने अपने, अब तक तो हम स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक अब नया युद्ध शुरू हो चुका था कि अपने अपने वर्चस्व का। ठीक है, अंग्रेज लीग को जो मुस्लिम लीग थी उसको कांग्रेस के विरुद्ध यूज करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में जमींदारों व अन्य लोगों के विशेष हितों का प्रतिनिधित्व किया गया था। केंद्रीय तथा विधान परिषदों में सभाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम थी और उन सदस्यों के जो अधिकार थे वो भी बहुत कम थे। फिर आता है मार्ले की घोषणा से असंतोष। मार्ले ने क्या कहा था, क्या उद्घोषणा की थी, वो आपने 1906 के एक्ट में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ
कि मेरे द्वारा, जोरदार शब्द कहते कि मेरे द्वारा भारतीय के सुधारों के लिए या भारत में संसदीय शासन स्थापित करने के लिए कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। इन शब्दों से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हें भी बहुत धक्का लगा। वो भी इन शब्दों से इतने अधिक असंतुष्ट हुए कि भारत में विद्रोह की भावना और भी जोरों पर प्रबल हो गई और जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए। फिर आया मुसलमान नीतियों में परिवर्तन। अभी तक जैसा कि मैंने पीछे बताया कि अभी तक हम केवल हिंदुस्तानी के नाते लड़ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हम अपने अपने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सन 1909 के सुधारों द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की घोषणा हो गई थी। मतलब 1906 में हुई थी और 1909 में लागू हो गई थी। उसी पर उसके अनुसार चुनाव कराए गए पद्धति के अनुसार, और उन्हें विशेष रियायतें भी दी गई चुनाव में। और सन 1911 में मुसलमानों की नीति में परिवर्तन पूर्ण रूप से हो गया। इस कारण इंग्लैंड की विदेश नीति का टर्की के विरुद्ध होना स्वाभाविक था। टर्की जो उस समय मुसलमानों को अपना देश लगता था। ठीक है। सन 1911 में टर्की तथा इटली के मध्य युद्ध छिड़ गया। मुसलमानों का खलीफा, जो वहां के धार्मिक नेता थे, उन्हें ये लोग मुसलमान जो है खलीफा कहते थे। खलीफा जो था उसे ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना लिया। ठीक है, बंदी बना लिया इस शर्त के साथ कि यदि भारत हमारा इस युद्ध में साथ दे। ठीक है, उस समय जो टर्की का सुल्तान था, जिसे यहाँ के मुसलमान खलीफा कहते थे, उसे ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना लिया इस शर्त के साथ कि यदि भारत हमारा इस प्रथम विश्व युद्ध में साथ दे तो हम यहाँ के मुसलमानों को भी और आपके खलीफा को भी छोड़ करके यहाँ के मुसलमानों को और भारत को विशेष रियायतें देंगे। यहाँ तक कि शासन में भी हम आपको कुछ न कुछ स्थान जरूर देंगे। इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। लेकिन 1911 और 12 के इटली के ने टर्की को बलपूर्वक छीन लिया और कोई सहायता नहीं की, और यहाँ तक कि उनके खलीफा को भी मृत्यु दंड दिया, जिसके कारण से जो आगे चल के मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था। ये जो गांधी जी अंग्रेजों के जो खिलाफ हुए थे, उसका मेन जो रीजन था वो यहाँ से शुरू हुआ था। आप समझ रहे होंगे ना कि जब कोई किसी व्यक्ति से पहली बार मिलता है तो उसके प्रभाव में होता है। अभी तक आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये सुनते आए हैं कि गांधी जी तो अंग्रेजों के आका थे, अंग्रेजों के सलाहकार थे, उनकी गाड़ियों में घूमते थे। जब अंग्रेजों के सलाहकार थे तो जब ये दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे, उस समय गांधी जी अंग्रेजों की नीतियों से प्रभावित थे। उसकी वजह ये थी, उनको ये लगता था कि अंग्रेज बहुत न्यायप्रिय हैं, बहुत अच्छा शासन करने वाले हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद गांधी जी की इस विचारधारा को गहरा धक्का लगा था। उनका जो अंग्रेजों के प्रति एक लगाव था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। आगे चल के मैं बताऊंगी कि गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति क्या शब्द यूज किए। अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कि विदेशों में भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार। देखिए, अभी भी कोई जो स्थिति थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। अधिनियम पे अधिनियम अंग्रेजी सरकार पारित करती जा रही थी, लेकिन कोई भी उसमें अंग्रेजों की जो नीतियां थी और भारतीयों के प्रति जो उनकी विचारधारा थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। भारतीयों के साथ ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य के देश थे उनमें बहुत बुरा व्यवहार हो रहा था, जिसे महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और जितने भी भारतीय उस समय नेता थे उन्होंने सुधारने का बहुत कुछ प्रयास किया था। प्रथम विश्व युद्ध और उसके प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध जो था ये एक टॉप मेन पॉइंट है, इसे आप नोट भी करते चलेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक रहा। तो 1914 से 1919 तक पहला विश्व युद्ध हुआ। भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार से मतभेद होते हुए भी इस युद्ध में बहुमूल्य सहायता प्रदान की। लगभग 10 लाख भारतीय इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़े। मिस्र, सूडान, फ्रांस, बेल्जियम, पूर्वी अफ्रीका में भारतीय
लड़ने के लिए गए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार की तरफ से उस युद्ध में भागीदारी की। ठीक है, उन्होंने मेसोपोटामिया में असाधारण कष्ट भी झेले। भाई जब युद्ध के लिए जा रहे हैं तो वहाँ की जो स्थितियां हैं वो अनुकूल तो होंगी नहीं, प्रतिकूल होंगी, तो उन्होंने बहुत कष्ट झेले और अपनी राष्ट्रभक्ति, वीरता और अनुशासन को दिखाया। और उससे प्रभावित होकर कर्जन ने कहा था कि समुद्र पार के अभियानों में भारतीयों ने जो प्रसन्नता, राजभक्ति, अच्छा अनुशासन और सैनिक शासन प्रकट किया है वह प्रशंसा के पात्र हैं। उनकी थोड़ी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। जितनी भी प्रशंसा उनकी की जाए वह थोड़ी है। लेकिन इस सब के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों के लिए इस युद्ध के बाद कुछ नहीं किया, केवल और केवल आश्वासन दिया था। सैनिक सहायता के साथ साथ भारत ने ब्रिटिश सरकार को करोड़ों रुपए की आर्थिक सहायता भी चंदे के रूप में प्रदान की थी, ये सोचते हुए कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज हो सकता है हमें स्वशासन की या स्वराज्य की स्थापना की मंजूरी देंगे, या हो सकता है इससे प्रसन्न होकर ये हमें हमारे हाल पे छोड़ के चले भी जाएं। लेकिन उसके उलट हुआ। ये जो छल कपट की जो भावनाएं हैं और ये जो वादा करके मुकर जाने की जो भावनाएं हैं, ये भारतीयों में पहले से नहीं थी, हमारी संस्कृति में नहीं थी। लेकिन ये हम किससे सीखे? अंग्रेजों से। आज की डेट में आप जो देखते हैं बच्चों की किसी ने अपनी बात कही और उससे मुकर गया, ये सब कब से स्टार्ट हुआ? अंग्रेजी शासन से। पहले भारतीय बहुत सीधे थे। धीरे धीरे जब 200 साल कोई हम पे राज करेगा तो उसका कुछ तो असर पड़ेगा ही। फिर आता है लखनऊ समझौता 1916। प्रथम विश्व युद्ध का जो पहला प्रभाव पड़ा भारतीय राजनीति पे और दलों पर, जब इंग्लैंड ने मुसलमानों की इच्छा के विरुद्ध टर्की को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, तो जितने भी भारतीय थे वो अंग्रेजों से रुष्ट हो गए। यानी कि जो बीज जो बोया था सांप्रदायिक भावना का, अब वो धीरे धीरे कुछ हिलने लगा। मुसलमानों को लगने लगा कि हमें केवल छला जा रहा है। लीग अब फिर से कांग्रेस के निकट आने लगी। कौन? मुस्लिम लीग। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयत्नों से दोनों दलों की वार्षिक अधिवेशन 1915 में फिर से मुंबई में एक साथ हुई। अब 1915 में जो अधिवेशन हुआ है वो फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त हुआ है। लीग के अधिवेशन में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने लीग के अधिवेशन में भाग लिया। इस सम्मेलन में दोनों दलों ने एक संयुक्त समिति की नियुक्ति की और जिसका कार्य एक सामान्य राजनीतिक सुधार योजना तैयार करना था। अब दोनों जो पृथक पृथक हो गए थे, जो अभी तक एक दूसरे से अलग होकर के कार्य कर रहे थे, अब उन्हें फिर से एकजुट होना पड़ा, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की जो नीति थी वो समझ आने लगी है। ठीक है, 1916 में कांग्रेस तथा लीग के संयुक्त अधिवेशन में लखनऊ में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दोनों के बीच एक समझौता हुआ और उसे स्वीकार भी किया गया और सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिर आता है उग्रवाद और उदारवाद का पुनर्मिलन। देखिए, कांग्रेस में दो विचारधाराओं वाले व्यक्ति थे। देखो, सभी में होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं कि किसी से पूछा जाए कि अगर आपको किसी कार्य का समझौते के लिए कहा जाए कि उससे किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई है तो उसे आप कैसे सुधारेंगे, तो एक व्यक्ति कहता है पहले बात करनी चाहिए, सुलह की वो बनानी चाहिए। लेकिन एक कहता है जाते झापड़ रसीद कर दो। तो दो विचारधारा वाले व्यक्ति हो गए। तो जो झापड़ रसीद करने की बात कर रहा है वो हो गया उग्र विचारधारा वाला, लेकिन जो समझौते की बात कर रहा है वो हो गया उदार। तो ऐसे ही कांग्रेस में भी थे। कांग्रेस में जो उदार दल के नेता थे उनका ये मानना था कि हमें अंग्रेजों से बातचीत के माध्यम से, पत्र के माध्यम से और ये अपने उसके माध्यम से बात मनवानी है। लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जिनका ये कहना था बिना अहिंसा के, बिना बलिदानों के, बिना विद्रोह के स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से दो दल कांग्रेस में बन चुके थे, जिसे उदारवादी और उग्रवादी कहते हैं। इसको हम पूरा डिटेल में इसके आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अभी जो आप समझ रहे हैं ये शुरुआत है।
अगर मैं आपको डायरेक्ट उदारवादी, उग्रवादी ये सब पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप समझेंगे तो सही, लेकिन इनके जो बीज बोए गए थे, जहां से इनकी शुरुआत हुई थी, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों दलों को एक करने का प्रयास किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट। और भी और अन्य नेता थे जिन्होंने ये प्रयास किया कि दोनों दल एकजुट होकर कार्य करें ताकि अंग्रेजी सरकार को भारत से उखाड़ा जा सके। फिर आता है होम रूल आंदोलन। इस समय आयरलैंड में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए गृह शासन आंदोलन चल रहा था, जिसका प्रभाव आयरिश महिला, ये भी नोट करते चलें, आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट पर विशेष रूप से पड़ा। वे सन 1914 के अधिवेशन में कांग्रेस में सम्मिलित हुई। वे कांग्रेस की तरफ से गृह शासन आंदोलन चलाना चाहती थी। उनकी धारणा थी कि युद्ध का लाभ उठाया जाए और आंदोलन किया जाए। तिलक भी इसी विचार के थे। तिलक भी चाहते थे कि आंदोलन बंद नहीं होने चाहिए, चलते रहने चाहिए। दोनों ने सामान्य उद्देश्य से मिलकर कार्य करने का निश्चय लिया। ठीक है। 1916 में तिलक ने महाराष्ट्र में गृह शासन लीग की स्थापना की और दिसंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने चेन्नई में गृह शासन लीग की स्थापना की। तिलक ने गृह शासन आंदोलन का प्रचार जो किया वो अपने पत्र केसरी और मराठा से किया, और श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने पत्र न्यू इंडिया। देखिए, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तिलक के द्वारा कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे, एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। तो ये आप नोट करते चलें कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है। और कॉमनवेल्थ में किया। इस आंदोलन का उद्देश्य शांतिमय उपायों के द्वारा स्वराज्य को प्राप्त करना था। लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जो जिस स्वभाव का व्यक्ति होता है वह लंबे समय तक उस दूसरे स्वभाव में बंधकर नहीं रह सकता। श्रीमती एनी बेसेंट ने गृह शासन आंदोलन के प्रचार के समस्त भारत का दौरा किया। उन्होंने अपने भाषणों में कहा, मैं भारत में बैतालिक का कार्य कर रही हूँ। बैतालिक समझते, जो बेताल होता था, बेताल समझ रहे? बेताल जो होता है उसका ये कार्य है कि वो जगह जगह जाता है, जो व्यक्ति उसको सोया हुआ लगता है उसको जगाना। मैं एक बैतालिक का कार्य कर रही हूँ और सोने वाले व्यक्तियों को जगा रही हूँ। बैतालिक जो व्यक्ति होता है वो आपको एक तरीके से पागल लगता है, लेकिन वो पागल नहीं होता है। वो आपको सोने से मतलब ये नहीं कि सोए हुए हैं आपको झंझोड़ के जगाना है। जो जागे हुए भी सोया हुआ है उसे जगाने वाला व्यक्ति बैतालिक होता है, ताकि वो उठे बैठे और अपनी मातृभूमि के लिए कार्य कर सके। श्रीमती एनी बेसेंट के जितने भी भाषण हुए उनका जनता पर उस समय बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और आंदोलन पूर्णतः वैधानिक और शांतिमय भी बना रहा। और जितनी भी युवा पीढ़ी थी उन्होंने एकजुट होकर हुंकार भरी। उनके भाषणों ने सर्वसाधारण जनता में एक हलचल पैदा कर दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कि देश के वातावरण में बिजली सी दौड़ गई है और हम नवयुवक एक अजीब उत्साह तथा स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं और यह आशा करते हैं कि इसका परिणाम भविष्य में कुछ ना कुछ अवश्य निकलेगा। मेसोपोटामिया की दुर्घटना, आगे जो समझेंगे मेसोपोटामिया की दुर्घटना। होम रूल आंदोलन के समय मेसोपोटामिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए भारतीय राज्य प्रणाली की कठोर आलोचना की। कमीशन ने कहा कि अभियान के विनाशकारी अंत के लिए भारतीय राज्य प्रणाली को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कमीशन के एक सदस्य का मत था कि भारतीयों को अपने देश के स्वशासन प्रबंध में भाग लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ये जो शब्द थे भारतीयों को और अधिक उत्तेजित कर रहे थे। मिस्टर मॉन्टेग्यू जो उस समय मंत्री थे ने कहा, यदि आप भारतीयों की राज्य भक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं, ये जो आपसे कभी कभी ऐसा होता है पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या कथन किसका है, तो ये जो कथन है ना, आप सोचेंगे कि इनका क्या मतलब है एक्टों को पढ़ने का, लेकिन अगर ये कथन पूछा जाए तो कहाँ से जवाब देंगे, उसके लिए ये पढ़ने बहुत जरूरी है। तो ये कथन आपसे पूछा जाए कि यदि आप भारतीयों की राज्य भक्ति का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही उनके शासन का उन्हें अधिकार देना होगा। ये कथन किसका है, लेकिन पढ़ाई नहीं होगा तो जवाब कहाँ से देंगे। तो इसके लिए ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। मॉन्टेग्यू के भाषण के परिणाम स्वरूप भारतीय आंदोलन को और ज्यादा शक्ति मिली और ज्यादा बल मिला। ऐसा नहीं है कि
केवल हमारे भारतीयों के ही प्रयास रहे जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे, कुछ ना कुछ अंग्रेजों का भी थोड़ा बहुत योगदान रहा। अभी आगे बताया जाएगा कि वो कौन कौन थे। फिर आता है, और इन सब भाषणों के बाद उन्हें त्याग पत्र भी देना पड़ा था। ठीक है। फिर आता है मॉन्टेग्यू की घोषणा। मिस्टर चैम्बरलेन के पश्चात मिस्टर एडविन मॉन्टेग्यू भारत मंत्री बने थे। वे बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। वे भारतीय आकांक्षाओं के प्रति विशेष लगाव रखते थे। उन्हें इतना लगाव था कि जब वे भारत मंत्री बने तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार की भारत संबंधी नीतियों के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जो कि इस प्रकार हैं। ब्रिटिश सरकार की नीति जिससे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीति जिसमें भारत सरकार पूर्ण रूप से सहमत है, यह है कि भारतीयों को धीरे धीरे शासन में सम्मिलित किया जाए और स्वशासन संबंधित संस्थाओं का धीरे धीरे विकास किया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की धीरे धीरे स्थापना हो सके। दोनों सरकारों ने इस दिशा में यथाशीघ्र ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया। मिस्टर जो मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने यह भी कहा कि क्रमिक विकास के द्वारा ही इस दिशा में प्रगति की जा सकती है और तत्व संबंधी प्रत्येक पक्ष का निर्णय लिया जा सकता है और यह सरकार पर उस समय लागू करते हुए निर्भर होगा। बाद में इसी आधार पर सन 1919 के अधिनियम को संसद में पारित किया गया। 1919 संसद अधिनियम के जो विशेषताएं थी वो इस प्रकार थी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संसद में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके द्वारा मिस्टर मॉन्टेग्यू की घोषणा नीति को व्यवहारिक रूप देते हुए भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए गए। प्रोफेसर एन श्रीनिवासन के शब्दों में, इस अधिनियम से भारत की प्रतिनिधित्व संस्थाओं के विकास में नए युग का आरंभ हुआ या प्रारंभ हुआ। तो जो इसकी प्रस्तावना थी, मुख्य विशेषताओं में प्रस्तावना वो ये थी कि संसद की घोषणा नीति में भारत के प्रशासन की प्रत्येक शाखाएं थी उनमें स्वशासित क्रमिक संस्थानों को जोड़ा गया। धीरे धीरे भारत को एक अखंड भाग के रूप में ब्रिटिश सरकार में स्थापित किया जा सके। किसे? भारत को। जितने भी ब्रिटिश कार्य हैं उनमें धीरे धीरे भारत को जोड़ा जाए और नीति को धीरे धीरे ही लागू किया जाए, जिससे उस दिशा में उचित कदम उठाए जाएं। क्योंकि प्रत्येक जो कदम है जो सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है और उस समय रीति संसद द्वारा ही तय किया जाए, जो भारत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सके और उनकी तरक्की के लिए जिम्मेदार हो सके। क्योंकि इन मामलों में संसद की कार्यवाही उस सहयोग के अनुसार ही चल सकती है जो उन्हें लोगों के द्वारा प्राप्त होगा। उन्हें नई नई जिम्मेदारियां आएंगी, कार्यवाही उनके द्वारा की जाएंगी और जिस सीमा तक उनकी जिम्मेदारी की भावना में विकास और विश्वास किया जा सकेगा। ठीक है। क्योंकि भारत के प्रांतों में स्वशासित संस्थाओं के पनपने के साथ साथ यह भी उचित है कि उन्हें प्रांतीय मामलों में कितनी आज़ादी प्रदान की जाती है। भारत सरकार की अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से तरह से पूरा करने का काम भी इन्हीं का है कि एक साथ होकर ये कार्य करें। प्रस्तावना में अपनाया गया सिद्धांत कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीयों की उन्नति और कल्याण के लिए कार्य करेगी और जिम्मेदार होगी और वही भारत की संवैधानिक प्रगति में संबंधित प्रत्येक कदम का निर्णय करेगी। बड़ा अपमानजनक है कि सारा जितना भी कार्य है वह ब्रिटेन से ही लागू किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। यह बड़ा अपमानजनक है। गवर्नर जनरल के ऊपर केंद्रीय विधान परिषद के नियंत्रण का न होना। गवर्नर जनरल के ऊपर केंद्रीय विधान परिषद का नियंत्रण न होना भी सबसे बड़ा कारण था। गवर्नर जनरल की जो मनमानी है वो सारे कार्यों पर विशेष प्रभाव नहीं डाल सके। उसकी शक्तियां असीमित ही रहीं। वह भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी था। केवल भारत सचिव का ही उसके ऊपर वास्तविक नियंत्रण था, जो अपनी नीतियों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था।
अतः भारत में शासन हेतु गवर्नर जनरल पर भारत विधान परिषद के केवल ब्रिटिश संसद का ही नियंत्रण था। ये हम क्या बता रहे हैं, अधिनियम 1919 की विशेषताएं बता रहे हैं। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली थी, सन 1909 की अपेक्षा अधिक लोगों को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, वयस्क मताधिकार शुरू नहीं किया गया, योग्यता निर्धारित की गई, मान्यता उसकी मतदान की। इस चुनाव प्रणाली में सांप्रदायिकता को अपनाते हुए सिख, चेन्नई में गैर ब्राह्मण, मुंबई में मराठों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। कुछ स्थान जमींदारों, मजदूरों, विश्वविद्यालयों और निगमों के लिए भी रिजर्व किए गए। सांप्रदायिकता की जो भावना थी अब वो खत्म नहीं होने वाली थी, वो केवल बढ़ने वाली थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन। 1919 एक्ट द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन किया गया। इसे एक सदनीय के स्थान पर द्विसदनीय शासन के रूप में बना दिया गया। द्विसदनीय और एक सदनीय शासन का मतलब होता है कि एक सदनीय जो अब तक चल रहा था कि केंद्र से उसकी यानी कि ब्रिटेन से उसकी कमान संभाली जा रही थी, अब उसे द्विसदनीय शासन बना दिया गया। ऊपरी सदन का नाम राज्य परिषद और निम्न सदन का नाम विधानसभा रखा गया। हमारे भारत में आज भी उसी पद्धति पर कार्य हो रहा है। द्विसदनात्मक शासन हमारे भारत में अभी भी चलता है। इसके साथ ही केंद्रीय व्यवस्थापिका को पहले से अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। राज्य परिषद, यह केंद्रीय व्यवस्थापिका का ऊपरी सदन था। इसके कुल सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें निर्वाचित सदस्य 34 और मनोनीत सदस्य 26 थे। 11 मुसलमान और 1 सिख। इसी प्रकार से सदस्यों की संख्या का विभाजन भी हो गया था। अगर आप इन संख्याओं को लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि कुल सदस्यों की संख्या 60, जिसमें 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत। 34 निर्वाचित सदस्यों में से 19 सदस्य सामान्य चुनाव क्षेत्रों से, 12 सदस्य सांप्रदायिक, जिसमें 11 मुसलमान, 1 सिख चुनाव क्षेत्रों से तथा शेष 3 विशेष चुनाव क्षेत्रों से चुने जाने की व्यवस्था की गई। बाकी 26 जो मनोनीत सदस्य थे, उनमें से 20 सदस्य सरकारी तथा शेष 6 गैर सरकारी सदस्य थे। इस प्रकार से व्यवस्था की गई और इनका जो कार्यकाल निश्चित किया गया वो 5 वर्ष निश्चित किया गया। विधानसभा, अब विधानसभा, इसके कुल सदस्यों की संख्या 145 थी। इसमें से 26 सदस्य सरकारी, 14 सदस्य मनोनीत तथा शेष 105 निर्वाचित सदस्य थे। 105 निर्वाचित सदस्यों में से 53 सामान्य चुनाव क्षेत्रों से, 32 सदस्य सांप्रदायिक, 30 मुसलमान और 2 सिख। 20 सदस्यों में से 7 सदस्य जमींदारी द्वारा चुनाव क्षेत्रों से चुने जाने थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए निश्चित किया गया, जिसमें सदन का पहला प्रधान गवर्नर जनरल के द्वारा 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। केंद्रीय व्यवस्थापिका के अधिकार, 2 सदन होते हैं, एक होता है केंद्रीय परिषद। केंद्रीय परिषद के जो अधिकार थे, कानून बनाने का अधिकार, ठीक है, और ब्रिटिश भारत और सब व्यक्तियों के लिए जो इंग्लैंड के सम्राट के अधीन थे कानून बना सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्तमान कानूनों को रद्द करना, बनाना, संशोधन करने का अधिकार भी उसी को प्राप्त था। परंतु भारत की इस केंद्रीय व्यवस्थापिका को संशोधन करने का अधिकार भी प्राप्त था, लेकिन फिर भी वह इंग्लैंड संसद ही बना सकती थी, या उनमें कोई संशोधन कर सकती थी और उन्हें रद्द कर सकती थी। भारत के हाई कमीशन की नियुक्ति, इस अधिनियम द्वारा भारत के लिए इंग्लैंड में एक हाई कमीशन नियुक्त करने का भी प्रावधान स्टार्ट किया गया, जिसका क्या कार्य था, भारत व्यापार की देखभाल करना, इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, भारत के व्यापारिक कार्यों की देखरेख करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का सरकार का प्रतिनिधित्व करना। हाई कमीशन भारत के गवर्नर जनरल के अधीन था, उसके ये सब कार्य थे और उसका कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष था।
इंडियन काउंसिल में भी परिवर्तन इस अधिनियम के द्वारा भी हुए। इसमें 12 कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई, जो पहले 10 थी और अधिक से अधिक 14 थी। ठीक है, जिसका जो वेतन था 1000 पाउंड था और उसे बढ़ाकर 1200 पाउंड कर दिया गया। फिर आता है भारत मंत्री के नियंत्रण में ढील। 1919 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के बिलों को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रत्येक बिल भारत मंत्री की स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई और केवल कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे विदेश संबंध, मुद्रा, सीमा शुल्क आदि को ही केंद्रीय विधान परिषद में प्रस्तुत करने की से पूर्व भारत मंत्री की स्वीकृति की आवश्यकता थी। प्रांतीय विधान परिषदों के अधिकार, जो प्रांतीय विधान परिषदों के जो अधिकार थे वो प्रांतों में लगभग 70% सदस्य चुने हुए थे और शेष गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे। विधान परिषद का कार्यकाल जो था वो 3 वर्ष था, परंतु गवर्नर इस अवधि को पहले भी भंग कर सकता था। सदस्यों को प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। किसी भी बिल पर कानून बनाने के लिए गवर्नर के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती थी। फिर आता है प्रांतीय सरकारों के शासन क्षेत्र का निर्धारण। देखिए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश इंडिया के कुछ प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व शासन की स्थापना या शुभारंभ किया गया। आंशिक, अभी भी पूर्ण नहीं। इसके लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए 2 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय विषय सूची और प्रांतीय विषय सूची। तो केंद्रीय जो सूचियां थी उसमें 47 विषय थे, जो कि विदेश, रक्षा, संबंध, मुद्रा, डाक, तार, यातायात। ठीक है। प्रांतीय विषय सूची में शिक्षा, स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक सुविधाएं, सिंचाई, न्याय, प्रबंध आदि, जिनकी संख्या 51 थी। 51 विषय को प्रांतीय विषयों में जोड़ा गया था। अब आता है दोहरे शासन का आरंभ। देखिए, दोहरे शासन की जो स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। देखिए, हम अभी भी जितने उसमें कार्य कर रहे हैं स्वतंत्र भारत में, आज भी कहीं ना कहीं हमारे शासन में अंग्रेजी शासन की झलक दिखलाई पड़ती है। सही मायनों में देखा जाए तो अपना कुछ भी नजर नहीं आता। प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था का जो आरंभ किया गया था 1919 में किया गया था। प्रांतों और केंद्रों में विषयों का बंटवारा इसी सिद्धांत के द्वारा नहीं किया गया था। जिन विषयों का केंद्रीय सरकार ठीक से संचालन कर सकती थी और सारे भारत के हित से संबंधित थे, वे विषय केंद्रीय सरकार के हो गए, जैसे डाक, तार, मुद्रा, विदेशी संबंध। प्रांतीय महत्व के लिए प्रांतों को सौंपे गए, जैसे शिक्षा, स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि। ये जो महत्वपूर्ण विषय थे वो प्रांतीय शासन को दिए गए। अब जैसे केंद्र सरकार कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में इतनी कृषि तो होती नहीं, तो वो जो होती है वो छोटे छोटे राज्यों में, गांवों में होती है, तो इसीलिए उन्हें प्रांतीय सरकार को सौंपा गया, 2 भागों में बांटा गया। गवर्नर इन दोनों समूहों के बीच संबंध स्थापित करने वाली कड़ी के समान कार्य करते थे। किसके? केंद्रीय और प्रांतीय समूहों के बीच में। वह जो हस्तांतरित जितने भी कार्य हैं, जो समूह है, उनकी देखभाल करने का कार्य होता था कि जो कार्य सौंपे गए हैं उन पर कितना कार्य हो रहा है, उनकी देखभाल करना, अपने मंत्रियों से सलाह लेना और उन विषयों को सुरक्षित करने का वह अध्यक्ष के समान था, जो अपने इन सभी विषयों को काउंसिल में देखभाल करता था। हस्तांतरित जितने भी विषय हैं उनको प्रधान रूप से देखने का जो कार्य था, उनको व्यवहार में लाना, अधिकार शक्ति प्रदान करना, संपन्न कराना, ये सब कार्य उन्हीं का था। वह अपने मंत्रियों की सलाह का उल्लंघन भी कर सकता था। अगर किसी कार्य में संपन्नता में कोई दिक्कत आ रही है तो वो उनके द्वारा जो सलाह दी जा रही है उसको रद्द भी कर सकता था। अब आती है प्रांतों में दोहरा शासन। अभी जैसे मैंने समझाया, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? द्वैत शासन का अर्थ क्या होता है? देखिए, जो 1919 अधिनियम के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था वो था द्वैत शासन।
प्रांतीय ढांचों में एक परिवर्तन हुआ, प्रांतों में दोहरा शासन जारी किया गया। इसे हम किस प्रकार समझेंगे? ड्रेची, ड्रेची जो होता है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना होता है। आपको मैं इसे समझा देती हूँ, लिख करके समझा देती हूँ अगर किसी को लिखना हो। ड्रेची, ठीक है, ये हो गया आपका ड्रेची, ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है ड्रेची, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, डे और ARCHY, जिसमें डे का अर्थ है 2 और आर्ची का शब्द है शासन, यानी कि दोनों का अर्थ अगर जोड़ा जाए तो 2 शासकों का शासन या दोहरा शासन। तो इतने से तो आप समझे कि इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, यानी कि 2 व्यक्तियों द्वारा शासन। सन 1919 के एक्ट से पहले भारत में एकात्मक शासन की व्यवस्था थी और सारे विषय केंद्र सरकार के अधीन माने जाते थे। केंद्र सरकार शासन को अच्छी तरह चलाने के लिए अपनी इच्छा से कुछ विभाग प्रांतों को दे देती थी, जैसे कि चेन्नई और मुंबई को दिए भी गए थे। पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा हुआ था। ठीक है, प्रांतीय कार्यपालिकाओं को 2 भागों में बांट दिया गया, गवर्नर और उसके सभासद और गवर्नर व उसके मंत्री। प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांट दिया गया, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। गवर्नर और उसके सभासदों के पास सुरक्षित विषय थे जो विधानमंडलों के नियंत्रण से मुक्त थे। ठीक है, ये जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि में से नियुक्त होते थे तथा अपने शासन संबंधी कार्यों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस शासन प्रणाली द्वारा प्रांतों को कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, और यह आंशिक उत्तरदायी शासन था। गवर्नर और उसके, इसी सबको हम द्वैत शासन या दोहरा शासन कहते हैं, कि अलग अलग स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होना और फिर भी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी। कार्य विभाजित बेशक से हो जाए, लेकिन ये जो भी कुछ है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्र परिषद के प्रति। अब आता है गवर्नर और उसके सभासद। सुरक्षित विषयों का प्रशासन। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को सुरक्षित तथा आरक्षित विषयों का प्रशासन सौंपा गया, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में कार्यकारिणी परिषदों की स्थापना की गई और इसमें 4 सदस्य होते थे। प्रांतों में केवल 2-2 सदस्य थे। इसमें जो व्यवस्था की गई, कम से कम एक ऐसा सदस्य हो भारत में कम से कम 12 वर्ष तक सिविल सेवा में रह चुका हो, जो इनका सदस्य बनेगा। यह ऐसी भी व्यवस्था की गई कि आधे सदस्य गैर सरकारी भारतीय अधिकारों के लिए भी जाएंगे। ठीक है, और यह मॉन्टेग्यू की उस घोषणा के अनुकूल था जिसमें कहा गया था कि भारत को शासन में अधिक से अधिक भाग दिया जाएगा। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति भारत मंत्री की सिफारिश सम्राट द्वारा 5 वर्षों के लिए होती थी, परंतु व्यवहार में इन सदस्यों की नियुक्ति में गवर्नर का महत्वपूर्ण हाथ रहता था, महत्वपूर्ण योगदान रहता था कि जिसकी सिफारिश वह करेगा वही नियुक्त होगा। ठीक है, और गवर्नर ही इसका सभापति होगा, वह ही उसके जो भी सदस्य हैं वो उसके किसके, गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होंगे। परिषद की बैठकों में निर्णय बहुमत से ही लिया जाएगा। मतों के बराबर बराबर होने पर गवर्नर निर्णायक मत दे सकता था। आरक्षण। असाधारण मामलों में गवर्नर को अपनी कार्यकारी परिषद में मत की उपेक्षा करने का भी अधिकार है। मान लीजिए किसी चीज पे मत दिए गए हैं और गवर्नर को वो समझ नहीं आ रहा है तो वह उनकी उपेक्षा भी कर सकता है।
इन सुरक्षित विषयों में न्याय प्रबंध, पुलिस, सिंचाई, भू राजस्व प्रबंध, जेल, वित्त, समाचार पत्र नियंत्रण आदि थे। उसके बाद आता है हस्तांतरित विषयों का प्रशासन। अभी क्या हो रहा था, सुरक्षित विषय हो रहे थे, अब हो रहा है हस्तांतरित, यानी कि इनका बंटवारा किया गया है। 1919 अधिनियम द्वारा प्रांतों को जो विषय हस्तांतरित किए गए, उसके जो गवर्नर जनरल द्वारा मंत्रियों को सौंपे गए। मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में मंत्रियों की संख्या 3 और शेष प्रांतों में 2 रखी गई। मंत्रियों की नियुक्ति जो थी गवर्नर प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों में से की जाती थी। किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता था जो विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, परंतु उसे 6 माह के लिए ही सदस्य बनाना होता था। उसके बाद उसे पद से हटाया जा सकता था। ठीक है, उसकी जो वेतन था वो 64,000 से घटाकर 48,000 रुपये वार्षिक, मासिक नहीं वार्षिक कर दिया गया था। मंत्रियों का उत्तरदायित्व विधानमंडल के प्रति था। विधानमंडल मंत्रियों को अविश्वास द्वारा भी हटाया जा सकता था। जब विधानमंडल भंग होता था तो मंत्रियों को भी पद से त्याग देना पड़ता था। ठीक है, जितने भी ये विधानमंडल के सदस्य थे किसके प्रति उत्तरदायित्व थे, केंद्रीय परिषद के। 20 अगस्त 1917 की घोषणा के अनुरूप में कहा गया था कि इंग्लैंड की सरकार का उद्देश्य भारतीयों को धीरे धीरे स्वराज्य की प्राप्ति कराना। ठीक है, दोहरे शासन का व्यवहारिक रूप। भारत में दोहरा शासन जो है लगभग 16 वर्ष चला। ये तो कहने की बात है, 16 वर्ष नहीं, आज भी हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन भारत में उत्तरदायी शासन की जो मांग थी वो जोरों से चल रही थी। इसीलिए जनता को संतुष्ट करने के लिए सुधार लाए गए। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीयों को थोड़ा बहुत प्रशिक्षण देना, जिम्मेदारी सौंपना। ठीक है, उसके लिए 1920 और 21 में निर्वाचन भी आरंभ हुए। उदारवादियों को बहुमत मिला क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ होने के कारण कांग्रेस के इन निर्वाचनों का बहिष्कार किया गया। सन 1924 में कांग्रेस और स्वराज्य पार्टी में समझौता होने के बाद स्वराज्यवादियों ने इन निर्वाचनों में भाग लिया था और काउंसिल में दोहरे शासन को असफल बनाने के लिए उन्होंने इसमें प्रवेश किया था। बंगाल और मध्य प्रांतों में जहां स्वराज्यवादियों का स्पष्ट बहुमत था, बंगाल में सबसे ज्यादा स्वराज की मांग उठ रही थी। ठीक है, इस द्वैत शासन प्रणाली को वहां पर ठप कर दिया गया। सबसे पहले जो द्वैत शासन को भंग किया गया था वो कहां से किया गया था, बंगाल से। परंतु वास्तविकता यह थी कि द्वैत शासन प्रणाली स्वयं में दोषपूर्ण थी। स्वराज्य की मांग से विवश होकर सरकार ने 1924 में मुद्दीमैन कमेटी की नियुक्ति की। जो स्वराज्य प्राप्ति की जो मांग निरंतर उठ रही थी, तो 1924 में सरकार ने मुद्दीमैन कमेटी की नियुक्ति की। इस कमेटी के यूरोपियन सदस्यों ने दोहरी शासन को चलाने के लिए कुछ परिवर्तन करने और उन परिवर्तनों से संबंधित सुझाव को दिया। मोहम्मद अली जिन्ना और सर तेज बहादुर स्प्रू ने भी इस प्रणाली को मौलिक रूप से गलत बताया। साइमन कमीशन 1928 ने भी इसे अपूर्ण बताया। इस शासन प्रणाली में जो मंत्रियों और दोनों का जो स्वामी था वह इसमें असफल सिद्ध हुआ। द्वैध शासन की असफलता यह सैद्धांतिक दृष्टि से भी दोषपूर्ण था। ठीक है, इसमें जो पृथक पृथक दोनों को किया गया, कार्यों का जो विभाजन हुआ वो पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। फिर शासन की कुशलता एक दूसरे पर निर्भर कर रही थी। मान लीजिए कुछ जो सदस्य हैं वो कुछ प्रकार से कार्य कर रहे हैं और कुछ किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उससे एक दूसरे की टांगें खींच रही थी और कार्य कुशलता में कमी आ रही थी। विश्व के किसी भी देश में इस प्रकार शक्तियों का विभाजन का उदाहरण नहीं मिलता। समस्त शासन एक शरीर की भांति है और जैसे किसी शरीर को बांटा जा रहा हो। गवर्नर की निरंकुश शक्तियां, गवर्नर को इतनी शक्तियां प्रदान की गई कि वह एक निरंकुश हो गया। केवल गवर्नर की ही महत्वपूर्ण
शक्तियां थी। मंत्री उससे परामर्शदाता मात्र थे, उसे किसी भी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। ठीक है, किसी भी सदस्य को मंत्री तो बनाया जाता था परंतु उसे बोलने का अधिकार नहीं था। इससे अव्यवस्था और भी अधिक फैलती जा रही थी। संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव, जब कोई कार्य बिगड़ता है, जब तक सफल हो रहा होता है तो जो जिसकी जिम्मेदारी उसको पूर्ण रूप से सौंपी गई होती है तब तक श्रेय उसको जाता है। लेकिन जब कोई कार्य बिगड़ रहा होता है तो जिम्मेदारी लेने से हर कोई बचता है कि इसने बिगाड़ा। कोई व्यवस्था इसमें हो रही थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। गवर्नर उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित तो जरूर कर रहे थे, लेकिन जब कार्य नहीं हो रहा था तो सारा कुछ उन पर जा रहा था। ठीक है, फिर आता है वित्तीय कठिनाइयां। द्वैध शासन में वित्तीय विभाग सरकारों के दोनों भागों को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। जो आरक्षित विभाग का सदस्य होता था वह पदाधिकारी प्रत्येक मामले में आरक्षित विभागों का पक्ष लेता था। जो जिस विभाग का सदस्य होगा, मान लीजिए आप अपने ही परिवार को तो साथ देंगे, ऐसे ही हो रहा था। जो जिस विभाग का सदस्य था वो उसी की पैरवी कर रहा था। उससे जो वित्तीय सहायता थी वो पूर्ण रूप से दोनों दलों को नहीं मिल पा रही थी। विधानमंडल का दोषपूर्ण संगठन, जो विधानमंडल था उनका प्रांतीय मंडलों में दोषपूर्ण संगठन था। सदस्यों को जाति वर्गों हितों के आधार पर लेने की व्यवस्था की गई। जैसे अभी भी होता है कि जाति के आधार पर पद दे दिया, वर्ग के आधार पर, हितों के आधार पर। तो इससे क्या होता है कि अनुशासन का अभाव रहता है। स्वराज्य दल के सदस्यों ने इसे असफल बनाने के लिए विधानमंडलों में प्रवेश किया था। जैसे कि हम पहले ही योजना बना लें कि हमें अगर किसी कार्य को असफल बनाना है तो उसमें अंदर तक जाना होगा, तो वही कार्य स्वराज दल के नेताओं ने उस समय किया। सिविल सर्विसेज और मंत्रियों का संबंध, जितने भी सिविल सर्वेंट थे उनका सीधा सीधा मंत्रियों से कॉन्ट्रैक्ट था और उन पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। इस अधिनियम द्वारा सिविल अधिकारियों के हितों की रक्षा का दायित्व गवर्नर को दिया गया था, इसीलिए मंत्रियों के प्रति उनका भय और श्रद्धा बरकरार थी। तो आम जनता को उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब आता है द्वैध शासन की असफलता के लिए उत्तरदायी बाहरी कारण, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। उस समय गांधी जी ने, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था उसके बाद से रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत को लेकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया था। तो उससे जितने भी आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन ने इस पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। तो चुनावों का बहिष्कार किया गया, सरकारी पदों, न्यायालयों, स्कूलों, कॉलेजों, उपाधियों का, यहाँ तक कि जो अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां प्रदान की गई थी उनका भी बहिष्कार किया गया। इस सरकार के साथ असहयोग और अविश्वास का जो व्यवहार किया गया उसने भी इस अधिनियम को असफल बनाने में कार्य किया। स्वराज्य पार्टी का कार्य, स्वराज्य जो मांग कर रहे थे, जो स्वराज्य दल था, उन्होंने भी सन 1923 में इसको गठित करके इसमें अड़ंगा लगाने का काम किया जिससे सरकार ना चल सके। ठीक है, बंगाल और मध्य प्रांत में स्वराज्य दल का स्पष्ट बहुमत था, उन्होंने द्वैध शासन को असफल बनाने का कार्य किया। फिर आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सन 1927 में, ठीक है, साइमन कमीशन जो बनाया गया जिसने सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। सन 1928 में सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 1929 में कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। सन 1930 में सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया, जो कि बीच में स्थगित होकर सन 1934 तक चला गया। इस आंदोलन ने भी इस अधिनियम को असफल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, भारत सरकार का परिवर्तित दृष्टिकोण। देखिए, भारत सरकार लगातार हमें स्वराज्य के केवल जो दे रही थी, आश्वासन दे रही थी, उस पर कोई कार्य तो हो नहीं रहा था। जो मांटेग्यू का कार्यकाल तक यह शासन रुक रुक कर चलता रहा
उनके पद से हटते ही अनुदार दल के सदस्य ने के भारत मंत्री बनते ही ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में फिर से वही परिवर्तन आ गया। सरकार ने विधानमंडल की अवहेलना करना आरंभ कर दिया। सर तेज बहादुर स्प्रू, चिंतामणि और पंडित जगत नारायण ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। कोपलैंड ने कहा है कि द्वैत शासन असफल रहा क्योंकि वह अपने रचयिताओं के मूल उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सक रहा था। यानी जिन्होंने उसे लिखा, जिसने इसकी रचना की, वह उनके भी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा, इसीलिए द्वैत शासन असफल रहा। 1919 अधिनियम के गुण क्या थे? 1919 अधिनियम के सिर्फ इतने गुण थे कि परिषद में किए गए सुधारों से संसदीय विश्वासों की एक ऐसी पीढ़ी को कानून बनाने, प्रशासन की कला की ऐसी शिक्षा मिली जो आगे चलकर देश के लिए हितकर साबित हुई। हम जो आज की डेट में जो कार्य कर रहे हैं उसकी शिक्षा हमें 1919 अधिनियम से मिलनी आरंभ हो गई थी। आज ये जो दोहरा शासन हमारे यहाँ चल रहा है वो हम कहाँ से सीखे थे? 1919 से। सभी प्रकार की भ्रम और भ्रांतियां दूर हो गई थी। देश के शासन चलाने के संबंध में अपनी क्षमताओं के प्रति हम जागरूक हुए। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार हुआ। जनता स्वदेशी और विदेशी में अंतर समझने लगी, अपने हितों की रक्षा के प्रति सचेत होने लगी और सब भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होने लगे। कटिबद्ध का मतलब है कि हम एकजुट होने लगे, एक साथ होने लगे, हमें अपनी सोचने समझने की शक्ति का विकास होने लगा। भारतीय जनता का विश्वास इतना मजबूत हुआ कि प्रशासन अपनी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्थक बदलाव कर सकता। यानी कि अगर हमें इसी वक्त आजादी दे करके हमारे ऊपर शासन को छोड़ा जाए तो हम देश को चला सकते हैं। इस एक्ट के द्वारा निर्वाचन मंडलों की स्थापना हुई। भारत की जनता मतदान करने, चुनाव में मत प्राप्त करने, इन सबसे परिचित हो चुकी थी। किस प्रकार चुनाव करे जाएंगे, किस मुद्दों पर चुनाव जीते जाएंगे, इन सबसे परिचित हो चुकी थी। मताधिकार का क्या प्रावधान है वो सीख चुकी थी और इस एक्ट के द्वारा स्वायत्त शासन का आरंभ हुआ। यह दृष्टिकोण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है दो दृष्टिकोणों से, जिसमें पहला ये कि सत्ता सरकार के हाथों से निकलकर जनता के पास जानी चाहिए। ये जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, ये हम कहाँ से सीखे? 1919 से। 1919 से हमारे मन में ये धारणा बैठी कि सत्ता जो है, पावर जो है, वो कैसे सरकार से निकलकर जनता के हाथों में आनी चाहिए। और दूसरा यह है कि सरकार का उस पर कोई दबाव ना हो। अगर जनता चाहे तो कभी भी काम न करने वाले नेता को उखाड़ फेंके। यदि कोई सरकार कार्य नहीं करती है, जनता के विरुद्ध निर्णय लेती है, तो अगले 5 वर्षों में उसमें परिवर्तन जनता के द्वारा किया जा सकता है। अब आता है इस अधिनियम के दोष। स्टूडेंट, मैं ये फील कर रही हूँ कि या तो आपको मेरी क्लास से पूर्ण संतुष्टि हो रही है या आप कमेंट्स के द्वारा मुझे ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो पाया या जिसको आपको समझने में कोई कठिनाई रही है, या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। लेकिन आपके किसी भी वीडियो पर ज़्यादा व्यूवर ना आने से मुझे ये भी लग रहा है कि आप डीपली नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस जब तक अधूरी है, जब तक आप शुरुआत को ना समझें, शुरुआत में ये ना समझें कि किसका आरंभ कहाँ से हुआ। जब हम यही नहीं समझ रहे कि हमने अंग्रेजों से किस प्रकार लड़ाई लड़ने सीखी तो हमने अंग्रेजों से ही थी। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ हम सीखे, हम पहले क्या थे, हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि हम मानसिक कमजोर थे। ठीक है, हमको मानसिक मजबूती देने का कार्य भी अंग्रेजों ने ही किया। उसके लिए हमें समझना होगा कि हम कैसे कैसे किस किस पॉइंट के द्वारा यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है और ये वो समझेंगे, वो स्टूडेंट समझेंगे जो पीसीएस और आईएएस की तैयारी करते हैं, 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें इस बात की जानकारी है। तो फिर से हम पॉइंट पे आते हैं, अधिनियम के दोष। केंद्र में अनउत्तरदायी सरकार। अब केंद्र और प्रांत बांट दिए गए। 1919 अधिनियम में केंद्रीय कार्यपालिका की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। यह पहले की भांति अनुत्तरदायी अधिनायकवादी, अधिनायकवादी से मतलब है जो किसी की नहीं सुनता, ठीक है, अपने आप में निरंकुश है, उसने जैसे करना है, एक ही उसी ढर्रे पर जीना है, उसे कहते हैं अनउत्तरदायी। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल भारत सचिव के द्वारा संसद के सम्मुख उत्तरदायी थी। केवल भारत सचिव जो है संसद के सम्मुख उत्तरदायी थी, बाकी उसे किसी की नहीं सुनना।
गवर्नर जनरल को आदेश जारी करने का अधिकार था, लेकिन वह इस देश में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। यानी कि आदेश तो पारित मैं कर दूं कल से कोई भी, और मुझसे जब सवाल किया जाए तो मैं उसका जवाब नहीं दूं, यानी कि मैं उत्तरदायी नहीं, मेरी मर्जी नहीं देना। इस प्रकार का जब वातावरण होता है तो वह असफलता की ओर जाता है। गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका के दोनों सदनों को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का जो अधिकार रखता था, और वह कार्यपालिका के कार्यकाल को बढ़ाना घटाना वो भी सब उसी का था। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं कह दूं कि 5 वर्ष के लिए मैंने आपको नियुक्त कर दिया और अगले 3 वर्षों में मैं आपसे कहूं कि आपको मैंने हटा दिया, तो यह असफलता का कारण बनता है। दोषपूर्ण चुनाव पद्धति और सीमित मताधिकार। इस अधिनियम के द्वारा मतदान के अधिकार पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लिमिट तय कर दी गई, जिसमें बहुत कम व्यक्ति ही वोट देने के अधिकारी थे। देश के विभिन्न भागों में प्रतिबंध विभिन्न प्रकार के थे। आज की डेट में मतदान करने का जो अधिकार है 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन पहले क्या था, उनकी कुछ योग्यताएं थी, इतने पढ़े लिखे हो गए, इस जाति के हो गए, इस विभाग से संबंधित हो गए। उससे क्या था कि प्रत्येक भारतीय को या प्रत्येक जनता को मत देने का कोई अधिकार नहीं था। यह भी एक दोषपूर्ण प्रणाली थी। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों का विस्तार। सांप्रदायिकता का जो बीज बोया था वो धीरे धीरे और निरंतर बढ़ता जा रहा था। उसको अभी तक तो हमने मुस्लिमों में लागू किया था, लेकिन अब वो प्रत्येक जाति में, सिखों में, पंजाब, इनमें सब में बढ़ता जा रहा था, जिससे देश सांप्रदायिक घृणा से ग्रसित होने लगा था। क्योंकि जो अल्पसंख्यक थे, अल्पसंख्यक सदस्य थे, जिनकी संख्या कम थी, उनमें से अगर ये सौंप दिया जाए कि आप संख्या में 5 हैं तो केवल एक सदस्य वोट देगा, तो उससे घृणा की भावना उत्पन्न हो रही थी कि आप तो 10 दे सकते हैं और हम 1। इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था यूरोपियनों पे, सिखों पे, ईसाइयों पे, क्योंकि उनकी संख्या सबसे कम थी, जिससे भारत में संसदीय विकास को धक्का लगा। ठीक है। गवर्नर के विस्तृत अधिकार, जैसे पहले भी बताया गया, इसमें किसी को भी गवर्नर के विषय में, उसके अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। वह चाहे जब चाहे जो निर्णय ले, तो उससे कभी भी बैठक बुला सकता है, कभी भी भंग कर सकता है, कभी भी सदस्यों का कार्यकाल भंग कर सकता है और नियुक्त कर सकता। तो ये सब जो मनमानी हो रही थी ये भी दोषपूर्ण थी। द्विसदनात्मक योजना की पूर्ण असफलता। जब हम किसी कार्य को करते हैं, किसी को अधिकार सौंपते हैं, तो उसमें एकमतता का होना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि मैंने अपने अंडर में किसी और एक सदस्य को कार्य करने के लिए सौंपा, तो उसमें एकमतता होना भी बहुत जरूरी है। अगर एकमतता से मेरा मतलब है कि अगर दोनों में सहयोग की भावना और एक विषय को लेकर समान भावनाएं नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा कि मैं कहूँ कि आपने क्लास में कल कांग्रेस के उदय पढ़ाने हैं और वो कहें कि नहीं मुझे संविधान पढ़ाना है। उससे क्या होगा कि दोनों की विचारधारा में टकराव होगा। तो यहाँ हम समझेंगे कि जब प्रांतों के और केंद्र के विषयों में बंटवारा किया गया तो वो अवैज्ञानिक और तर्कहीन थे। ठीक है। इस सारे विषय विभिन्न संस्थाओं को सौंपे गए और दोनों संस्थाएं तो विभिन्न स्वामियों के प्रति उत्तरदायी थी। उससे क्या हो रहा था, उदाहरण के लिए कृषि को हस्तांतरित विषयों की अनुसूची में रखा गया, जबकि सिंचाई को सुरक्षित में। अब कृषि तो हस्तांतरित है और जो उसकी सिंचाई है वो केंद्र के पास है। कृषि तो राज्य करा रहा है और सिंचाई केंद्र कराएगा। उससे क्या होगा कि दोनों की जो योजनाएं हैं वो अलग अलग पास हों कि सिंचाई फसल को सिंचाई तो अब मिलनी है और वो मिले 6 महीने बाद, तो इतने तो फसल मर जाएगी। तो ये सब जो था वो उन्नति नहीं कर पा रहा था। अतः सिंचाई संबंधी सुविधाएं उसके अधीन नहीं थी। इन असुविधाओं के कारण सिंचाई संबंधी सदस्य पर निर्भर रहना पड़ता था। इन आलोचनाओं के होते हुए भी इस अधिनियम का जो महत्व है वो ये है कि स्पीकर ने कहा है अपने समस्त दोषों के बावजूद यह सुधार अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य की ओर ले जाने के लिए राजमार्ग का पहला पड़ाव था। यानी कि जो हम स्वशासन के लिए बढ़ रहे थे उसका पहला पड़ाव था। श्रीनिवासन ने भी इसके महत्व को बताते हुए कहा है कि 1919 अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली का आरंभ किया और वचन दिया कि इसी अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन आंशिक रूप से प्रारंभ होगा, जिसकी श्रृंखला 1947 में
राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हमने की थी। स्टूडेंट, ये आपका 1919 अधिनियम हमने क्लियर किया है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी, अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो उसे मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं। और स्टूडेंट, मैं सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगी, जो आज की वर्तमान स्थिति चल रही है उस पर आपको पर्सनली कहना चाहूँगी कि आप IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो आपका पर्सनल विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, IAS भी हैं, PCS भी हैं, नेता भी हैं, सबसे ज़्यादा जो कमी है वो एक अच्छे इंसान की है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि कोई भी हमारी नज़रों को देखकर ना डरे। स्टूडेंट, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप को कैसा बनाते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे सहज फील होता है या हमसे डरता है। तो मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूँगी कि भारत में, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो अच्छे इंसान की है। तो आपसे मेरी यही उम्मीद है कि आप अपने आप को एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बनाने की दिशा में कार्य करें। सो स्टूडेंट, अगली क्लास तक के लिए बाय।